मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम के एक फॉर्मर वर्कर दानिश कादी साहब। आपने एमक्यूएम के लंदन और पाकिस्तान बनने के बाद कराची छोड़ा या पहले ही कराची छोड़ दिया था? एमक्यूएम लंदन को छोड़ा तो उसके बाद मैंने अकेले काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। अपलम गलोच, धमकियाँ, बदतमीजी, थ्रेट्स। कहाँ से, लंदन से या पाकिस्तान से? लंदन से। आज आप जी समझते हैं इल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है? जी सर, इसमें कोई शक नहीं है। कराची में इल्ताफ हुसैन पॉपुलर हैं या नहीं? अल्ताफ का चैप्टर एक दफ़ा फाइनली क्लोज हो गया तो फिर उनके लिए सियासत करना जो है मुश्किल हो जाएगी। विद इन एमक्यूएम है वो लोग भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एमक्यूएम के बाहर भी हैं। आप एमक्यूएम पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है वो कमजोर है, नाअहल है या कॉम्प्रोमाइज्ड है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पायरिंग किस्म के आदमी है। चेयरमैन किसने बनाया? पाकिस्तान के आईएसआई ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, एमक्यूएम ने? ये चेयरमैन कैसे बने, मतलब आप समझे। फारूक सत्तार को गलत एडवाइस की गई कि आप आइन में चेंज करें। जो फारूक सत्तार ने वो गलती कर दी तो फिर उनको बेस बना के पोजीशन से हटा के फिर जो है अपने आप को इन्होंने आप फरोग नसीम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पर कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी एक कमजोर चॉइस होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान इसलिए जरूरी है कि अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान को जिंदा नहीं रखते, क्योंकि एमक्यूएम अट्रैक्ट करती है इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुहाजिरों को, कराची के, शहरी सिंध के। फारूक सत्तार भी एक कमजोर चॉइस थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी एक कमजोर चॉइस। अगर आप देखें जो 18वीं तरमीम में किरदार है फारूक सत्तार का और हैदर अब्बास रिजवी का, तो इस पे बहुत सवालात हैं। डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन ने इसमें अपना किरदार अदा किया होगा। वोटर लिस्टों पर इत्तेफाक नहीं है। चलो, आपने सुना होगा एक कैंपेन चल रही है कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, उसमें सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। कारकुन बता रहे हैं कि ब्लैंक फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एमक्यूएम की सियासत जो है वो पूरे पाकिस्तान पर असर रखती है, क्योंकि ये कराची को कंट्रोल करती है और कराची जो है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। कराची की सियासी रंग ढंग कराची पाकिस्तान के सियासी रंग ढंग है। एमक्यूएम जो है इसको एक नेशनल फेम इसीलिए पार्टी समझा जाता है, हालांकि सिर्फ एक शहर की पार्टी है, लेकिन कराची की वजह से इसको बहुत अहम है। शायद कोयटा से जीतने वाली पार्टी इतनी अहम ना हो जितनी कराची से जीतने वाली पार्टी अहम है। मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम के एक फॉर्मर वर्कर दानिश कादी साहब, जो अब बैरून मुल्क होते हैं, और एमक्यूएम की सियासत पे आप इनको सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए अक्सर देखते हो। एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत पर इनकी काफी गहरी नजर है, और धड़ेबंदी, फिर एमक्यूएम लंदन, इस वक्त कराची की क्या पोजीशन है। मैंने कहा बात इनसे करते हैं। आप इनको अक्सर फेसबुक पर देखते होंगे, ये अपने क्लिप्स और अपनी राय डालते हैं। मैंने सोचा आज जरा इनसे खुलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। तो आदाब सरवाइज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आपने एमक्यूएम के लंदन और पाकिस्तान बनने के बाद कराची छोड़ा या पहले ही कराची छोड़ दिया था? सर, मैंने समझ 22 अगस्त के कुछ महीनों के बाद मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। और जारी बात है, मेरी जॉब भी इसीलिए गई थी क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल व्यू रखता था, और आपको पता है जैसे होता है कि आप अपने व्यू को चेंज करें, और मैंने मना कर दिया था, तो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं था, छोड़ना पड़ गया था पाकिस्तान उस टाइम पे। तो उस वक्त आप एमक्यूएम लंदन के साथ ही थे? जी, मैं 22 अगस्त के बाद अगले कुछ महीने तक बिल्कुल, असल में उस वक्त हमें जो डिटेल्स पता होती हैं कराची में, हमें ये था कि जी उस टाइम पे जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग मेरी कम से कम ये बनी थी कि तालिबानाइज पाकिस्तान के खिलाफ एक नारा लगाए, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम पे खुलती रही, और हमें समझ में आता रहा कि ये बात बियॉन्ड दैट नारा है, इसके पीछे पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो जैसी ये चीज़ क्लियर हुई, मैं तब तक दुबई आ गया था, और फिर दुबई में फिर फैसला किया गया हम अपने रास्ते अलग कर लेते। तो आप समझ लें कि 22 अगस्त के कोई तकरीबन 8-9 महीने के बाद, दुबई लैंड करने के बाद, मैंने फिर अपनी राय जुदा की लंदन से। तो अब ना आप लंदन के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ हैं? नहीं सर, मैंने बेसिकली जब एमक्यूएम लंदन को छोड़ा तो उसके बाद मैंने अकेले काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। आपको पता है क्या होता है कि गालम गलोच, धमकियाँ, बदतमीजी, थ्रेट्स काफ़ी मुझे मिले। इवेंचुअली कहाँ से, लंदन से या पाकिस्तान से? लंदन से।
लंदन से। अच्छा, पाकिस्तान वाले जो थे वो जरा सॉफ्ट थ्रेट्स करते थे ज्यादा उस वक्त, जो उनकी टीम थी। और जो लंदन वाले थे वो हार्ड थ्रेट्स करते थे, दुबई के अंदर भी थ्रेट्स करते थे, मजे की बात तो ये। हम्म। और उसके बाद इवेंचुअली सर अभी समझ लें कि तकरीबन, इफ आई एम करेक्ट, 22 में करीब मैंने पीएसपी ज्वाइन की थी, हम्म। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस भाई के साथ। और हम्म। फिर उसके बाद उनका मर्जर हुआ। तो मर्जर में मैंने डिसीजन लिया कि मैं एमकेएम ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड था। हम्म। और जिस दिन ये मर्जर हो रहा था उस दिन सुबह मैंने माजरत कर ली थी अनीस भाई और मुस्तफा भाई दोनों से कि मैं नहीं जा सकता आपके साथ एमकेएम पाकिस्तान। अच्छा। हालांकि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैंने ज्वाइन कर लिया होगा, बट मैंने ऐसा नहीं। तो टेक्निकली आपको इख्तलाफ एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों से है? जी सर, दो वजूहत हैं इसके पीछे। देखिए, लंदन का क्लियर मसला ये हो गया है कि इनका जो व्यू है वो एंटी पाकिस्तान स्टैंड है। और जैसे ही कि अब दुबई में आपको ये फायदा ही होता है कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको अफशा होती हैं। तो हम्म। दिन ब दिन कई इनके ऐसे लीडरान हैं जो पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो दुबई आते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, खुल के बात होती है। जो पाकिस्तान में शायद वो करते हुए घबराते होंगे, आपको मतलब सिक्योरिटी की वजह से जा ही नहीं सकते होंगे पाकिस्तान। तो कई अहम रहनुमाओं ने बहुत सारे ऐसे वाकयात बताए जो दिन ब दिन इस बात को रीइंफोर्स करते रहे कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। इनफैक्ट कि मुझे भी एक पॉइंट पे ये कहा गया इनके लंदन की तरफ से कि मैं 2008 से पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, अपने व्लॉग्स में लिखता हूँ कि आप ये नारा लगाना छोड़ दें तो हम आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहा नहीं यार, मैं इस नारे से अलग नहीं हो सकता, ये किसी प्रेशर में नारा नहीं है, ये मेरे दिल से नारा है, क्योंकि मेरा माँ बाप ने पाकिस्तान बनाया है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। उसके बाद जहरी बात है, मुझ पर इल्जाम लगे कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ उसके लिए काम कर रहा हूँ। तन तना काफी दिन तक फेस किया मामलात को। और फिर पाकिस्तान के साथ एतराज ये है कि एमक्यू पाकिस्तान की जो इस वक्त क्यादत मौजूद है उसमें उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया है। और हमारे सामने है कि किस तरह 22 अगस्त के बाद, ठीक है, आपके ऊपर एक पहले हम सुनते थे कि जी अल्ताफ हुसैन की या राब्ता कमेटी लंदन की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे, मगर हमने देखा कि 22 अगस्त के बाद ये आपस में लड़ते रहे और उसके बाद आज तक भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और इनके अंदर भी कुछ ऐसे महरक़ात मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान की जो एक सर्टेन टीम है, मर्जर से पहले जो थी, उसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आज भी लंदन से अपनी कुर्बत रखते हैं। और इसीलिए शायद वो पसंद भी नहीं करते थे मुझे, क्योंकि उनकी नज़र में बागी हूं मैं। तो पाकिस्तान पर तफसील से बात करते हैं। आज आप जी। समझते हैं अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है? जी सर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि कोई मैं अपनी तरफ से थ्योरी बता रहा हूँ। हम्म। ये वो डिस्कशंस हैं जो मुख्तलिफ इनके लीडरान से, जो कि ट्रैवल किए अमेरिका से, लंदन से और पाकिस्तान से, उनके साथ जब आप 1+1 2 करते हैं और जो वाकयात सामने आते हैं तो उसमें क्लियर नजर आ जाता है कि ये इनका ताल्लुक है। कुछ ऐसे वाकयात हैं जैसे, फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेना कि उन्होंने बताया, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जब जुल्फिकार मिर्जा को लंदन भेजा गया सलाम करने अल्ताफ हुसैन को, तो उन्होंने उसमें कन्वर्सेशन में क्या बात बोली जुल्फिकार मिर्जा साहब को कि हमारे पास वेपन है, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज आपने देखे क्या हुआ कराची के अंदर। तो ये बहुत करीबी इनके जो लोग हैं वो हमें ये बातें बताते हैं। और जाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला आपको हिदायत देना शुरू करे तो उस पर आंख बंद करना जो है वो हराम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो हिदायत भी दी और हमने उसको दी। पर आज तो कराची में अल्ताफ हुसैन पॉपुलर हैं या नहीं? देखिए सर, बात यह है कि अल्ताफ हुसैन की जो आज रेमिनेंट्स हैं वो इसलिए हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रही। और अगर आज एमक्यूएम के लोग, एमक्यूएम कराची के जो लोग हैं वो देखते हैं कि अगर उनका काम होना शुरू हो जाता है, उनके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके पास कोई रीजन नहीं है कि अल्ताफ हुसैन को याद रखें। कराची के लोग कभी अल्हम्दुलिल्लाह एंटी पाकिस्तान नहीं थे, ये बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से हैं। मगर चूंकि उनके काम नहीं होते तो वो ये समझते हैं कि शायद अल्ताफ हुसैन का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला सही था। और आज की जो एमक्यूएम है वो डेफिनेटली वो उस फॉर्मूले को नहीं फॉलो कर रही, ना करना चाहिए मेरी नजर में। शायद इसलिए जो है आप देख रहे हो पीपल्स पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है। तो शायद लोग इसलिए याद करते हैं कि आज की जो क्यादत है एमक्यूएम पाकिस्तान की वो डिलीवर नहीं कर पा रही। अब वो क्या वजूहत है, अगर आप वो डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट ये कि शायद इसकी वजह से वो रेमिनेंट्स मौजूद है। और मेरी एक थ्योरी है इसमें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं पाक कराची की सिंध की सियासत में जो अल्ताफ को भी जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अल्ताफ का चैप्टर एक दफा फाइनली क्लोज हो गया तो फिर उनके लिए सियासत करना जो है मुश्किल हो जाएगी। विद इन एमक्यूएम है वो लोग भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एमक्यूएम के बाहर भी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज
अल्ताफ हुसैन एक तरह से जिंदा है, मगर इसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर काम एमकेएम अपनी तरीके से सही तरह डिलीवर करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह ये जो बाकी बकाया जाते हैं इनको भी खत्म करना को बहुत बड़ा मुश्किल काम अच्छा, आप एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है। मौजूदा क़यादत है वो कमजोर है, नाअहल है या कॉम्प्रोमाइज्ड है? तीनों है सर। नहीं, एवरी फ्लेवर, ऑल द फ्लेवर्स अवेलेबल। ठीक है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात कर। देखिए सर, खालिद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, अब देखें, इनके बारे में ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पायरिंग किस्म के आदमी है कि एमक्यूएम के एक बंदे ने ये बात बोली कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसमें अगर ये 8 घंटे सोते हैं तो 16 घंटे ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा चलें, आप किसी तरह से जो हिस्ट्री है अगर आप इजाजत देंगे मैं वो भी बता दूंगा किस तरह ये हम्म, पाकिस्तान से निकले, किस तरह इन्होंने इमरान फारूक के साथ भी हैंड किया। आपको पता ही होगा जब इमरान फारूक सरफेस हुए थे, सॉरी अजीम अहमद तारिक सरफेस हुए थे, हम्म, तो उस वक्त इन्होंने अजीम तारिक को ज्वाइन किया, फिर अजीम तारिक को डंप किया, फिर अजीम तारिक का जब कोर्ट में केस था, उन पे एक हमला हुआ था, उसके अंदर भी ये मौजूद थे। इसके बाद ये 9-0 चले गए, वहां से ये भाग गए थे। हम्म, उसके बाद ये पाकिस्तान में छुपे रहे, फिर ये अफगानिस्तान चले गए। फिर ये किसी तरह 97 में जब एमकेएम वापस आई तो जब ये किसी तरह से मिनिस्टर बने, फिर पासपोर्ट लेके इंडिया निकल गए, फिर इंडिया में से ये अमेरिका निकल गए। तो कंटिन्यूसली जो है कोई ना कोई काम ऐसा करते रहे। और उसके बाद जब ये वापस भी आए 12-13 के अंदर, ये किस एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आए, मैं नाम ले लूंगा, उनका नाम रऊफ सिद्दीकी है, जिनको वापस लेके आए। और वो इसलिए कि जी इन्होंने आते ही फिर फौरन ख्वाब देखा कि जी इनको चेयरमैन बन जाए। मुझे एक एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा ने ये बताई है बात कि इवन बिफोर 22 अगस्त या इवन बिफोर ही केम बैक, ये ऑलरेडी वहां पर अपने आप को चेयरमैन समझने लगे थे। कई सीनियर रहनुमाओं के घरों पे अमेरिका में ह्यूस्टन में मीटिंग्स होती थी जहां पर ये अपने आप को ऑलरेडी पोजीशन कर रहे थे एज अ चेयरमैन। तो हम्म। उसके बाद जब ये लैंड हुए, आप ये देखें जब वो लैंड हुए तो आपको याद होगा नहीं, 2013 पर का इन्हें इलेक्शन हुआ। चेयरमैन किसने बनाया? पाकिस्तान के आईएसआई ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, एमक्यूएम ने? ये चेयरमैन कैसे बने, मतलब आप समझे? देखिए हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे आता हूँ तो बेसिकली देखिए कॉन्स्पिरेसी तो चल रही थी ना बहुत दिनों से। और देखिए वो एक होता है ना थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन है सर। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन में आप करते क्या है कि पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स होते हैं उनको आप एलिमिनेट करते हैं हम्म, कॉन्स्पायर करके। अच्छा वो मरवाने वाला टाइम खत्म ही हो गया था, बहुत सख्ती हो गई थी सिंध में, उस टाइम पे ऑपरेशन चल रहा था। हम्म, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके डिट्रैक्टर्स थे, जब इनकी इनकी करप्शन, जैसे रोज की कुछ लोग कहते हैं जब करप्शन पकड़ी गई तो उनको जब रोका गया तो इन्होंने उस वक्त की जो तंजीम चला रहे थे अनीस कायम खानी वगैरह, उनके खिलाफ एजेंडा बनाया। फिर ये वापस आए, फिर उनको एग्जिट करवाया पार्टी से। आपको याद होगा कि एमकेएम का एक इलेक्शन हुआ था जो पीटीआई जीत गई थी, हम्म, उसमें मारपीट हुई थी वहां पे। कहते हैं कि उस मारपीट में इनका बड़ा हाथ था और उसमें कुछ सीनियर रहनुमाओं को बहुत जलील किया गया, जिसके बाद कई लोग छोड़ के चले गए एमकेएम जो है पाकिस्तान हम्म, से। आपका जो सवाल है कि चेयरमैन किस तरह बने, तो आपको पता है 22 अगस्त के बाद तो फारूक सत्तार जो थे उनके हाथ में पार्टी थी। लोग ये कहते हैं कि एक बहुत सीनियर वकील है जो काफी मोहसिन नजर हैं, उनके थ्रू फारूक सत्तार को गलत एडवाइस की गई कि आप आइन में चेंज करें। जो फारूक सत्तार ने वो गलती कर दी तो हम्म। फिर उनको बेस बना के पोजीशन से हटा के फिर जो है अपने आप को इन्होंने चेयरमैन आप मुस्तखब। फरोग नसीम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मुझे बताया जाता है कि क्योंकि फारूक सत्तार साहब का अपना कहना है कई दफा के ये एडवाइस उनको, क्योंकि एक दो मीटिंग्स ऐसी दुबई में हुई थी जो मैंने अटेंड की थी हम्म, इनकी आपस में, तो उसमें ये बताया गया कि ये एडवाइस तो फारूक नसीम ने मुझे की थी। और बाद में अगर आप देखें वही एडवाइस जो आइन में तरमीम की थी, जो कि जिस पे इल्जाम लगाया गया फारूक सत्तार पे कि जी आपके पास राइट नहीं था काम करने का, उसी तरमीम को बेस बना के फिर फारूक सत्तार को हटाया गया और फिर उसके बाद ये चेयरमैन मुसल्लत हो गए। मेरी नजर में मुसल्लत इनको इसलिए कराया गया कि मेरी थ्योरी है कि अल्ताफ की एमक्यूएम किसी तरह से इनडायरेक्टली अल्ताफ के पास ही रहे, तो शायद इसलिए इनको चेयरमैन बना के बिठा दिया। ये अल्ताफ को भी काबिल कबूल है, खालिद मकबूल सिद्दीकी। आप देख लें कोई बहुत ज्यादा अल्ताफ हुसैन इनको गालियां नहीं देते, ना इनको कुछ करते हैं। उनका जो तोपे हैं वो मुस्तफ़ा कमाल या अनीस भाई की तरफ खुलती हुई होती हैं। इनके खिलाफ तो बहुत ज्यादा ना इनको कभी बोलते सुना, ना उनको कभी बोलते सुना। और पिछले साल जब मुझे याद है जब अक्टूबर में हम्म, मैंने अग्रेसिवली इनके खिलाफ बात शुरू की तो हमारे पास रिपोर्ट, मेरे पास तो कम से कम रिपोर्ट्स थी कि शायद इनके कुछ राब्ते हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से। और आज भी अगर आप देखें जो अल्ताफ के रेमिनेंट्स हैं या अल्ताफ के जो एलिमेंट्स हैं वो ये खालिद मकबूल की सपोर्ट में सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो आई थिंक ये थ्योरी बहुत जल्दी प्रूव भी हो जाएगी। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी जो अल्ताफ के रेमिनेंट्स हैं बहुत सारे,
वो इनकी राब्ता कमेटी में मौजूद थे। तो राब्ता कमेटी वो जो आप सुनते हैं ना कि एक हेलो के इंतजार है, वो हेलो जो है ना सर, मुजम्मिल भाई, वो कोई पब्लिक की रैली में हेलो नहीं थी। वो तो अल्ताफ हुसैन रोज यूट्यूब पे आके अपना ज्ञान देता है। वो हेलो एक्चुअली राब्ता कमेटी के दफ्तर के अंदर थी, जिस हेलो की बात की जा रही थी। तो वो राब्ता कमेटी उसी चीज का इंतजार करती रही, और अक्सर राब्ता कमेटी के लोगों ने प्राइवेटली लोगों को ये बोला है कि ये अल्ताफ हुसैन की अमानत है, हमने उनको वापस करनी है, तो तब तक हमने इसको लेके चलना है कुछ भी करके। पर कहते हैं खालिद मकबूल सदीकी एक कमजोर चॉइस होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। आप देखें ना सर जितनी खूबसूरती से एस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को इस्तेमाल किया है आफ्टर 22 अगस्त, ये शायद अगर कोई मजबूत लीडर होता तो वो इस तरह इस्तेमाल तो नहीं हो सकता था। जब चाहा दाएं मोड़ लिया, जब चाहा बाएं मोड़ लिया, जब चाहा उल्टा खड़ा कर दिया, जब चाहा सीधा खड़ा कर दिया। तो ये इतना कमजोर लीडर तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ से मिलेगा अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं होगा तो। आप सर इधर मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का जो फेस होता है वो हर कुछ सालों के बाद चेंज होता है। सही है। तो जब 22 अगस्त हुई है उस वक्त एक अलग फेस था, आज एक अलग फेस मौजूद है ना। और वो जो अलग फेस था, आप देखें पीएसपी बनी थी, तो हम्म। आप सोच सकते, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप चाहते तो पीएसपी को परवान चढ़ा सकते थे। आपको भी पता है हम्म। कि एक बगावत हुई थी मुल्क के इक़्तिदार के खिलाफ, मुस्तफा अनीस भाई दोनों की तरफ से। उनको आपने नहीं किया, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान को ही जिंदा रखा। वो उसकी हम्म। थ्योरी में मैं आपको दूंगा। हम्म। देखिए मेरी नजर में एमक्यूएम पाकिस्तान इसलिए जरूरी है कि अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान को जिंदा नहीं रखते, क्योंकि एमक्यूएम अट्रैक्ट करती है इनडायरेक्टली डायरेक्टली महाजिरों को, कराची के, शहरी सिंध के। अगर आप उस कार्ड को इंटैक्ट नहीं रखते हैं तो आप सिंधु देश को जो है तकवियत दे देते हैं। तो इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान का सरवाइव करना जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं किसी के साथ भी नहीं था, तो हमने सोचा कि चले एक फैक्शन बनाते हैं, और हमें कहा, मुझे किसी से एडवाइस हुई कि यार आप ये करके पीपल्स पार्टी को से मजबूत करें। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि, और मर्जर जो हुआ है मेरी नजर में वो भी इसी का एक पेशखमा है, कि मर्जर आपने करे ही इसलिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान मजबूती के साथ मुकाबला करे। मगर वो अनफॉर्चुनेट है कि वो वो जो कहते हैं एलिमेंट्स हैं मर्जर वो तो उसको मजबूत मर्जर नहीं तो कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने कराया। हाँ, तो वो उसकी वजह जो मेरा समझ में आता है वो यही है कि एक एक पार्टी हो जो कि कराची के जो कम से कम महाजर वोट बैंक है उसको लेके चले। मुजम्मिल साहब, एक चीज जो हमें बहुत अफशा हुई इतने कुछ सालों के अंदर, वो ये कि अल्ताफ हुसैन का हमेशा से एजेंडा सिंधु देश का एजेंडा था। और वो सिंधु देश का जो एजेंडा था उसी सिलसिले में 18वीं तरमीम भी करवाई गई थी। और 18वीं तरमीम करवा के आपने, आप देखें, सिंध कार्ड को दोबारा री किया। सही है। तो अब जो माशाल्लाह से एमक्यूएम के अंदर लोग हैं, उसके अंदर खासतौर पर जब से मर्जर के बात हुआ है, कि वो जो एक नंबर्स प्रो अल्ताफ एलिमेंट्स बैठे हुए थे, वो पीछे हो गए हैं। और आपको पता है पीएसपी के मर्जर के बाद से जो बड़े प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, वो काफी हद तक जो नंबर्स में आए हैं, और इसी वजह से जो इनको रेजिस्टेंस भी मिल रही है कि एमक्यूएम के अंदर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि लोग आज भी उनको यही देखते हैं कि इन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बगावत की है, और वो उसको लाइक नहीं करता। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ठीक है, मैं जब बगावत हुई, जब जब पीएसपी ने अलम में बगावत उठाया, तो मैं सब पीएसपी के साथ तो नहीं था। मगर मैंने अपने तरीके से अकेले जो एक अलम उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैंने यकीन करें खाने काबा पे जाके रोजा पाक की दीवार पकड़ के अल्लाह से एक तो माफी भी मांगी थी, और दुआ की थी अल्लाह ताला मुझे इस मिशन में कामयाब करे। तो उसमें देखा जाए तो लोग हमें लाइक इसलिए नहीं करते होंगे कि जिन जो लोग समझते हैं कि हमने अल्ताफ हुसैन को कमजोर किया, तो शायद ये एक वजह है कि जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स हैं और उसके खिलाफ जंग जारी है मेरे नजर में आज भी, कहते हैं एमक्यूएम के अंदर भी। फारूक सत्तार भी एक कमजोर चॉइस थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी एक कमजोर चॉइस। देखिए मुजम्मिल भाई, फारूक सत्तार, दोनों कराची की पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दोनों अल्ताफ देखिए हुसैन के अच्छे डमी तो थे, लेकिन नंबर वन जी, कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। देखिए फारूक सत्तार का मुझे कहने दें, अगर आप देखें जो 18वीं तरमीम में किरदार है फारूक सत्तार का और हैदर अब्बास रिजवी का, ठीक है, उस पर बहुत सवालात हैं। अच्छा अच्छा, हम इनसे प्राइवेटली पूछते थे कि भाई आप ये बताएं कि ये 18वीं तरमीम आपने अल्ताफ के ऑर्डर पे की है या अपनी मर्जी से की है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स हैं, जो मैं अपने वेरियस वीलॉग्स में बात बता चुका हूँ कि 18वीं तरमीम के कुछ फवायद भी हुए। और डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन ने इसमें अपना किरदार जरूर अदा किया होगा, मैं नहीं कहता, बट इसमें जहरी बात है जो लोग ग्राउंड पे थे उनका एक किरदार था। अभी आप देखें कुछ सर्वेज भी हुए हैं और लोग हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार को उसका वो समझ रहे हैं कि वो है। फारूक सत्तार की मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए फारूक सत्तार साहब जो हैं, हो सकता है बहुत अच्छे सियासतदान जरूर हो, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक लीडर को शेवा नहीं देती। सही है।
और आप जब लीडरशिप के रोल में आते हैं तो आप अपने किरदार को मजबूत करते हैं, खास तौर पे जब आप एक मजलूम कौम की जंग लड़ रहे होते हैं तो आपको और अपनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत ही कोई पक्के मुसलमान बन जाएं, मगर आपको जो है ना, क्या खा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, इन सब चीजों को जो है ना आपको मोरे से खातर रखना पड़ता है। तो फर्ज हो सकता है कोई अच्छे पॉलिटिशियन जरूर हो, मगर अभी जो मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं जो मैंने देखी हैं, जो मुझे बताई जाती हैं, उसके लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि फर्ज साहब को कभी भी चेयरमैन उस कौम का बनना चाहिए जिसने पाकिस्तान बनाया। और कम से कम मेरी नजर में। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम को कबूल नहीं है बतौर चेयरमैन। वो कहते हैं मुस्तफा कमाल को तो कोई कबूल नहीं करेगा एमक्यूएम में। देखिए ये फैसला तो देखिए बड़ा आसान है। देखिए मैं चूंकि एमकेएम का वर्कर रहा हूँ, और मुझे इतना पता है कि एमकेएम का एक आईन है, और आईन इस बात की आपको करता है कि जी आप हर 4 साल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें। हम्म। अच्छा, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है, तो अगर आज खालिद मकबूल चेयरमैन बजाते चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो वर्कर्स को डिसाइड करने देते हैं कि किसको चेयरमैन मंजूर है कि नहीं है। आप देखें, अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने जो उनके कुछ सीनियर रहनुमाओं के जुबान से सुना कि जी कोई कमेटी नहीं बैठती, कोई फैसले साजी जो है वो आपस में, किचन कैबिनेट के 7 8 लोग हैं वो आपस में, G8 जिसको कहते हैं, जिसके खिलाफ आपने देखा हो कारकुनों ने रिवोल्ट बगावत कर दी है, वो आके फैसले कर देते हैं। तो देखिए पार्टी है ना, ये जी अकेले एट आप में बताओ। कौन कौन है दानिश? आज बता ही देना, जी 8 में कौन कौन है ना। एक नाम मैं नहीं लूंगा, मगर बाकी 7 नाम बता देता हूँ आपको जो हमने सुने हैं। डेफिनेटली खालिद मकबूल हैं, फारूक सत्तार हैं, अमीनुल हक हैं, आपका जो है शरीफ खान है, कि कोई शकील है, कोई कहता है बिहारी है, कोई उनको मुछड़ कहता है, और 6 7 लोग हैं, कोई कहता है कि गवर्नर साहब भी हैं उस G8 के अंदर। तो ये G8 जो है इसकी मुस्तफा कमाल मैंने, नहीं है जी 8 में? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बिल्कुल नहीं है, और इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि पार्टिसिपेशन ही नहीं है ना। देखें, अगर आप पार्टी चला रहे हैं ना, आप अल्ताफ हुसैन तो है नहीं ना खालिद मकबूल साहब, तो आप जब पार्टी चला रहे हैं आप बैठ के मशवरा तो करें, लोग सब बैठे हैं मशवरा करें, पार्टी का इजलास नहीं होता, कारकुनों का इजलास नहीं होता, वो कहते हैं ना आप अपनी तरफ कामरन टसोरी से। चेयरमैन बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बाद चेयरमैन की जगह, वो बानी की जगह खाली है, कायद की जगह खाली है, तो कामरन टसोरी वो कायद बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आई कैन रिप्लेस अल्ताफ हुसैन। ये कौन कहता है? कामरान टसूरी कहते हैं, खालिद मकबूल कहते हैं? कामरन टसोरी। देखिए, अगेन, ख्वाहिश तो मेरी भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने की है, बन सकता नहीं बन सकता हूँ ये तो वोट बताएंगे ना आवाम के। तो अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बता देगी कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्ट्रेंथ है। आज आप देख लें कि इवेंट हुआ है सुबह एमकेएम पाकिस्तान हैदराबाद के ऑफिस में, वो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी थी जैसे हैदराबाद के अंदर एक जलसी है, हुई है पिछले दिनों। आपने देख लिया कामरान टसूरी का एक सुरजानी टाउन के अंदर जो एक जलसा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, किस तरह वो ऑर्गेनाइज हुआ। बहुत सारी वीडियोस हैं जो सरेआम पब्लिक में सामने आ रही हैं कि किस तरह कोई दीवान साहब हैं, उन्होंने लोग अरेंज किए, किस तरह औरतों को क्या कहा गया कि जी आप पैसे दे दें आपको राशन मिल जाएगा, ये सब करके। तो कितने अगर बंदे ठीक है, इकट्ठे कर लिए मगर इस तरह? कितने बंदे इकट्ठे कर लिए? देखिए मैंने सिंपल सी बात है मुजम्मिल भाई, मैं तो बड़ा सिंपल साइंस का आदमी हूँ। मैंने वो तस्वीर उठाई, चैट जीपीटी में डाली, ग्रॉक में डाली, और मैं कहा अपना एस्टिमेट बताओ उस जलसे में कितने लोग मौजूद थे। तो दोनों ने, किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा 800 1000 लोग मौजूद थे। और उसके अंदर भी जो मेरी इत्तलात है, वहां पर जो बंगाली कम्युनिटी के एक दीवान साहब हैं, उन्होंने काफी लोगों को मोबिलाइज किया है, 500 600 लोग तो नहीं के थे। उसके बाद जो थे कई औरतों के ऐसे बयान हमारे सामने आए जहाँ वो बेचारियां कह रही हैं हमें राशन का वादा किया गया और ये वादा किया गया। अच्छा, फिर जारी में 200 250 कारकुन भी होंगे एमकेएम के उसके अंदर। अच्छा, हमने ये देखा है पिछले दिनों जितने भी इजलास हुए हैं उसमें ये 100 150 200 का नंबर निकलता है इनके साथ, वही नजर आया था वहां पे। तो 800 1000 के करीब लोग थे वहां पे। और आप देखा होगा कि कामरान टसूरी साहब शायद इसीलिए उन्होंने वहां पे जलसे में फिजिकली, अलग गवर्नर हाउस में थे, सुरजानी टाउन को बहुत दूर नहीं है, जा सकते थे, वो गए भी नहीं वहां पे, शायद यही वजह होगी। खालिद मकबूल भी नहीं गए, हालांकि वो सुना है कराची में मौजूद थे, वो भी नहीं गए। तो और आपकी बात भी सही है कि अभी कुछ पोस्टर्स ऐसे चल रहे हैं, मनीर के एक जलसा है 30 तारीख को जहाँ पे कामरान टसूरी साहब की तस्वीर लगी हुई है, चेयरमैन साहब की तस्वीर नहीं लगी हुई। तो ये जारी बात है ये। मगर आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी होगी, उसमें मुस्तफा कमाल ने बड़ी क्लियरली एक बात कही है कि जी आज की तारीख में बाय कानून, बाय लॉ ऑफ एमकेएम, चेयरमैन तो खालिद मकबूल है। और मैंने आपको बड़ा आसान फॉर्मूला बता दिया है कि इसका फैसला बड़े आराम से हो सकता है। आप इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें और देख लें कौन जीतता है। कारकुन जिसको चूज करें, वो इलेक्ट करें उसको, वो बन जाएगा चेयरमैन। तो ये तो कोई फिर ख्वाहिश में तो नहीं चल वो सकता जो काम। कारकुनों के वोटों से बनेगा वो फिर आईएसआई की क्यों मानेगा?
सर अब देखें, मुश्किल सवाल किया आपने, मगर चलिए मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि कराची जो है वो एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है पाकिस्तान का, और आपको ये भी पता होगा कि उसने बहुत बुरे हालात देखे हम्म, कई सालों के अंदर। और अब ये बात साबित हो रही है कि वहां पर बलोच होए, सिंधु देश एलिमेंट हो, एमक्यूएम लंदन के एलिमेंट हो, एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड थे। आपको याद होगा जब जंग हुई है पिछले दिनों, तो मेजर जो वहां पे इंडिया के चैनल्स में है, वो कराची के अंदर एक पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो इसी ने कर रहे थे कि कराची के हालात ऐसे हैं कि जो भी पार्टी वहां पे ऑपरेट करेगी उसको जरूरत है कि वो रियासत के साथ कोऑर्डिनेशन में चले, ताकि कराची के अंदर अमन अमान कायम रहे। ये अमन बड़े मुश्किल से कायम हुआ है सर, आप देखें इसमें बड़े हजारों लोगों की जानें गई हैं। और आई थिंक जो भी बनेगा उसको रियासत के साथ, हम लोग हालत जंग में है, रियासत के साथ चलना पड़ेगा उसको, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है अच्छा, मेरी नजर कुछ कुछ हमसे। लीडर बाहर बैठे हैं, नुसरत बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान नहीं आते, क्या वजह है? देखिए, एक तो मसला पता है क्या है, जो मेरा असेसमेंट है वो ये कि एक तो हर कोई चेयरमैन बनना चाहता है पार्टी। हम्म। सही है। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि मैं देखिए मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। यहाँ पर ना उम्र की कोई बैद नहीं होती। आप अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मेहनत से अपने आप को साबित करते हैं कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो सकते हैं। अब वो दो, आप देखिए मोहसिन नकवी साहब हैं, यंग आदमी है माशाल्लाह से, मुझे पता चला शायद मेरी एज के होंगे। आज तक वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। तो ये तो नहीं कह रहा कि जी 70 साल के होंगे तो आप इंटीरियर मिनिस्टर हो सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि जी इसको चेयरमैन बन जाए, मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता, वो जूनियर है, फलां धमाका 10 किस्म की बातें। आई थिंक वो थोड़ी सी मेच्योरिटी सबको दिखानी पड़ेगी। अब जारी बात है, देखें देखें मुस्तफा कमाल जूनियर थे जब पार्टी में आए थे। जारी बात है इन्होंने सब ने पार्टी लेट, इन्होंने, जारी बात है जब हम जवान हो गए, जैसे मैंने 93 में पीएम से ज्वाइन की थी, मुस्तफा भाई ने उसे 1991 में ज्वाइन की होगी। अब आप ये कह दें जी वो उससे जूनियर है तो मैं कैसे उसके अंडर काम कर लूं। इसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखिए कि अनीस टाइम खानी से सीनियर तो कोई नहीं हो सकता ना। वो तो मुस्तफा कमाल की अंडर उन्होंने पीएसपी में काम किया, राजबीम के दाएं बाजू है। तो इशरतुल वो काम कर इबाद सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। इशरतुल इबाद क्यों दुबई बैठे हैं, कई दफा वापसी अनाउंस करके नहीं आते? अच्छा, आजकल मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बट ये कि होंगे कोई ऐसे उनके मसाइल जो कि हल नहीं हो पा रहे। बहुत सारी रूमर्स हैं, मुजम्मल भाई सुनते हैं, प्राइवेट में बता दूंगा आपको कि क्या वजूहत सुनने में आती हैं कि नहीं नहीं, कौन लोगों उनके कौन कोई। आई थिंक आपस की भी कुछ चिपकलिश है। और देखिए जारी बात है कि वो कहते हैं ना, दूध का जला कदम, वो कहते हैं ना, जो केयरफुल होकर चलता है। देखिए रियासत ने बहुत साल तक एमक्यूएम को मौका दिया है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है। मैं जारी बात है किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, ना मेरा राइट है। मगर ये सवाल जरूर बनता है कि मुझे लगता है कि रियासत और अगर इन लोगों को सियासत करनी है तो इनको पाकिस्तान आके अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बाहर से बैठ के कब तक कर सकते हैं। बाबर गौरी क्यों और ह्यूस्टन बैठे हैं? नहीं, बाबर वली सब आते जाते रहते हैं। आई थिंक आजकल शायद सुना है दुबई में आते जाते रहते हैं वो। मगर आई थिंक वो पाकिस्तान भी गए हैं, मैंने सुना है 2-3 दफा पिछले कुछ महीनों के अंदर। पर को जो एक्टिव नहीं हुए, वापस चले जाते हैं 24 घंटे। देखें देखें मुजम्मिल भाई, हर कोई सियासत पे एक्टिव होना चाहता है ना, तो कहाँ होगा। और प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि किधर होगा। हर किसी को जब राब्ता कमेटी का इंचार्ज बनना हो या डिप्टी कन्वीनर बनना हो, तो पोजीशन तो एक दो ही लोगों के पास हो सकती है ना। तो इनकी आपस के अंदर भी जो है ना, वो जो फ्रिक्शन है, शायद उसकी वजह से कोई रूम बन नहीं पा रहा। तो हर कोई कह रहा है कि मुझे उठा के पार्टी का इंचार्ज बना दो, तो वो तो नहीं हो सकता। वो मैं समझता हूँ कि वही आदमी हो सकता है जो ग्राउंड पे हो। देखिए मुजम्मिल भाई, मेरी नजर में बड़ा सिंपल है फॉर्मूला। मेरी नजर में इंसान, एक किसी भी लीडर का ना, एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा मुसलमान होना बहुत जरूरी है, एक पाकिस्तानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पेट्रियटिज्म। और पाकिस्तान, चूंकि एमकेएम की सियासत थोड़ी सी महाजरों की तरह गिरद रही है, तो उसका महाजर प्लस भी होना चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इन चारों के अंदर जो बंदा वेटेज करे सिंसियरली, तब जाके वो क्वालिफाई करता है। तो ये जो आप, मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, बट ये कि नहीं तो इनको किरदार से अपने फिर आप साबित करना पड़ेगा। आपके फॉर्मूले में तो मुस्तफा कमाल ही बनता है ना। देखें बिल्कुल इस वक्त तो वही बैठ रहे हैं, कोई गलत, कोई शक की बात नहीं है। इस वक्त तो वही बैठ रहे हैं, क्योंकि देखें किरदार भी उनका माशाल्लाह से कोई अभी तक हमने लेकिन कोई सुना लेकिन नहीं है कि जी। लेकिन एमक्यूएम का जो आइन है वो कहता है कि कारकुन चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, यही है? जी मतलब देखिए, अब मसला ये हुआ है ना कि ये जो आज चेयरमैन साहब बन के बैठे हुए हैं, 1-1.5 साल पहले आपको, जब डिस्प्यूट हुई थी तो सारी कमेटी डिसॉल्व कर दी गई थी, और उसमें एक 7-8 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। और उसमें इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, मगर इलेक्शन करवाए ही नहीं इन्होंने। अब इलेक्शन करा देने चाहिए थे। इलेक्शन तो की वो सुना कोई है, ना कोई वोटर वोटर लिस्टों पर इत्तेफाक नहीं है। हाँ, वो शायद इसीलिए आजकल आपने सुना होगा, एक कैंपेन चल रही है, वो क्या है, वो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, उसमें सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। कारकुन बता रहे हैं कि
कारकुनों के आईडी कार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं, उनसे ब्लैंक फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद वो ऑर्गेनाइज किया जाए। मगर मजे की बात यह है कि वो शायद इतना आसान नहीं हो रहा। और वोटर लिस्टों की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से अपनी स्ट्रेंथ दिखा दें। देखिए साफ सी बात है मुजम्मिल भाई, इन्होंने अपने अभी देखें फेडरल बीरिया के अंदर एक इजलास हुआ, उसमें 70-80 लोग थे, उसमें कई ऐसे भी लोग थे जो बाबे होते हैं ना, कोने पे चढ़ के चाय पी रहे होते हैं, उनको बुला लिया। और उसके मुकाबले में वहां के लोकल लीडरशिप ने, जिसमें कोई सीनियर लीडर नहीं मौजूद था, उन्होंने एक अपना इजलास किया जिसकी आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें हजारों के करीब लड़के मौजूद थे। इसी तरह यही सूरत हाल हमें बाकी इलाकों में भी नजर आ रही है। और फिर जो हैदराबाद, जो खालिद मकबूल का अपना गढ़ है, जहां से वो इतने साल रहे हैं, वहां पर वो 250-300 लोग निकाल पाते हैं। ऐसे इलाके गली में, जब मोहल्ले की मस्जिद में 500-600 लोग नमाज अटेंड कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर के लोग इनके साथ नहीं है। शायद यही घबराहट है जिसकी वजह से इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा। और आज का अगर आप देख लें इवेंट, उसके अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हजारों से ज्यादा कारकुन, मेरी रिपोर्ट के 1000 के ऊपर कारकुन, सिर्फ कारकुन मौजूद थे। तो नंबर शोइंग इटसेल्फ, वो शायद इसीलिए जो है वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, मेरे ओपिनियन में। मगर उसका नुकसान है मुजम्मिल भाई, आप जितनी देर तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप एमकेएम को कमजोर रखेंगे। जब तक एमकेएम कमजोर रहेगी, तब तक एमकेएम अपना एक मजबूत किरदार सिंध की या कराची, शहरी सिंध की सियासत में अदा नहीं कर सकती। तो जो भी इनको इस तरह की ढारस देता है कि आप एक करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, होंगे लोग, मैं ये नहीं कह रहा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से आज आपने देखा, जो शर्जील मेमन ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, किसी का वो भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसको कौन मुंह देगा? रियासत तो हर जगह मुंह नहीं दे सकती ना, आपको सियासी काइयां चाहिए जो उसको मुंह दे। एक कमजोर एमकेएम से पीपल्स पार्टी को फायदा है, जरदारी को फायदा है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, जरदारी जैसे लोग, वो भी नहीं चाहते कि मुस्तफा कमाल जैसा मजबूत आदमी जो है वो चेयरमैन बने एमकेएम का, क्योंकि वो मुंह देंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप वाकई में सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि शहरी सिंध का केस लड़ा जाए। देखिए मुस्लिम लीग, इस वक्त पाकिस्तान एक तशद्दुद का शिकार है, हर तरफ खाना जंगी खड़ी हुई है आज। मेरी नजर में, आप खुद मेरी बात से एग्री करेंगे, जब लोगों को नजर आता है ना कि सियासी तौर पे वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, उनकी सियासी आवाज दबा दी जाती है, तो फिर जहरी बात है लोग ऑल्टरनेट वेज देखते हैं और दुश्मन उसका फायदा उठाता है। तो कराची के अंदर आपको पता है एक वनरेबल सिटी है, वो एक इलाज, मतलब कैंसर का इलाज खत्म हुआ, कैंसर खत्म नहीं हुआ है, कैंसर दबा है। उसको अगर आपने प्रॉपरली क्योर करना है, तो आपको एक मजबूत एमकेएम की शक्ल में खड़ा करना पड़ेगा एमकेएम को। और उसका पहला स्टेप ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराया जाए। जो भी इलेक्ट होके आता है, मैं ही नहीं कह रहा मुस्तफा अल कमाल इलेक्ट होके आए, हो सकता है खालिद मकबूल इलेक्ट हो जाए, हो सकता है कामरान टसूरी इलेक्ट हो जाए, नंबर्स अभी ये नहीं दिखा रहे। मगर अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके अंडर एक मजबूत एमकेएम लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने वाकई में, जैसे आप सुन रहे हैं, सूबे की बात है, ये बात है, वो बात है, उसके बगैर आप अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो भी इनको इनकरेज कर रहा है कि अपने इलेक्शन ना करें, इनको पीछे स्टेप देखना चाहिए। और इस वक्त सबको यही बात खालिद मकबूल से कहनी चाहिए कि भाई आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, आप पहले अपनी अपनी तंजीम में तो जमहूरियत दिखाएं ना, फिर आके हमसे जमहूरियत की बात करें। तो मेरे हिसाब से बहुत दिस इज शुक्रिया दानिश हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको वक्तन फवक्तन तंग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।